नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे, क्या एकनाथ शिंदे की रणनीति से बीजेपी में हुई इस्तीफों की बौछार? बाकी बीजेपी नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर कौन कौन से बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद हम जानेंगे कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कैसे बदली, राहुल तेजस्वी की जोड़ी पर ओवैसी क्यों भारी पड़ते दिखे। उसके बाद हम जानेंगे कि ईवीएम को लेकर हिमाचल में क्यों सस्पेंड हुए 8 पुलिस वाले। उसके बाद हम जानेंगे कि बिहार के नतीजों में आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा, लेकिन बीजेपी जेडीयू को वोट सबसे ज्यादा क्यों मिले। अब वक्त इन खबरों को परखने का। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से आई एक बड़ी खबर की। एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ना बन पाने की कसक शायद आज भी उनके दिलो जहन में है, जो इस खबर से साफ होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। बीजेपी को उल्लासनगर में जोरदार झटका लगा है। 5 पूर्व पार्षदों ने पार्टी छोड़कर सीधे एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। और दिलचस्प बात यह है कि शिंदे खुद एनडीए का हिस्सा है, यानी ये सियासी नाराजगी अब घर के अंदर की कलह बन चुकी है। एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भाजपा से आए पार्षदों, जिनमें जमनू पुरसवानी, प्रकाश माखीजा, महेश सुखरामानी, किशोर वनवारी और मीना सोनदे ने शिवसेना का झंडा थाम लिया। सवाल यही है कि जब शिंदे एनडीए में है तो फिर भाजपा से इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके गुट में क्यों जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच कोई मौन युद्ध चल रहा है? इन नेताओं ने खुलकर आरोप लगाया कि राज्य भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मनमानी और पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से संगठन टूट रहा है। उनका कहना है कि फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं की आवाज अनसुनी रह गई है। ये असंतोष अब इस्तीफे की शक्ल में फूट पड़ा है। जमनू पुरसवानी, जो 1984 से बीजेपी में है और 5 बार पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि 17 साल तक पार्टी के साथ रहे, 2 बार जिला अध्यक्ष बने, लेकिन हमारी बात कभी भी सुनी नहीं गई और जब सुधार का मौका मिला नहीं तो रास्ता बदलना पड़ा। पूर्व पार्षदों ने तो यह भी दावा किया कि 30 करोड़ रुपए की विकास निधि पिछले साल से रुकी पड़ी थी और वजह थी बीजेपी के अपने नेताओं में असहमति। प्रोजेक्ट अटक गए, फंड लटका रहा और जनता में नाराजगी बढ़ती गई। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये इस्तीफे सामान्य नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि बीजेपी के अंदर शिंदे गुट के प्रति खींचतान बढ़ रही है। शिंदे जो खुद एनडीए के अहम चेहरे हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी अब उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। राजनीतिक विडंबना नहीं तो और क्या है। सूत्रों का कहना है कि नेताओं ने एनसीपी या एमएनएस के साथ जाने पर भी सोच विचार किया था, लेकिन हिंदुत्व और एनडीए परिवार से बाहर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिंदे की शिवसेना को ही चुना ताकि बीजेपी से दूर भी रहे और विचारधारा से भी बाहर न जाए। विश्लेषकों का मानना है कि उल्लासनगर की ये बगावत आने वाले नगर निगम चुनावों की दिशा तय कर सकती है। 2022 में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी यहां से सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन अब शिंदे गुट के हाथ मजबूत होते दिख रहे हैं और अगर यही रुझान मुंबई, ठाणे और कल्याण तक पहुंचा तो 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को अपने घर में ही नई चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं। राजनीतिक जानकारों की राय साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे से बीजेपी और शिंदे गुट के बीच शक्ति संतुलन की जंग शुरू हो चुकी है और अगर यही नाराजगी आगे बढ़ी तो एनडीए के भीतर दरार गहरी हो सकती है। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक वोटों की। बिहार विधानसभा चुनाव का बड़ा संदेश साफ है। अल्पसंख्यक वोट का बंटवारा महागठबंधन के लिए खतरनाक साबित हुआ। सीमांचल में एआईएमआईएम की एंट्री ने मुस्लिम वोट समीकरण पूरी तरह हिलाकर रख दिए। ओवैसी की पार्टी ने जहां कदम रखा वहां सेक्युलर पार्टियों की जमीन खिसक गई और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। 25 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार मैदान में थे, ज्यादातर सीमांचल
सीमांचल इलाकों से। इनमें 9 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का वोट शेयर 15% से ज्यादा रहा, यानी मुस्लिम वोटों में सीधा सेंध। किशनगंज, अमौर, कोचधामन और दरभंगा बेल्ट में कांग्रेस और आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक एआईएम के नाम हो गया। परिणाम, बीजेपी और नीतीश गठबंधन ने सीमांचल की 13 में से 12 सीटें अपने नाम कर ली। बीजेपी को 6, जेडीयू को 5 और एलजेपी को 1 सीट मिली, जबकि महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमट गया। एआईएमआईएम की रणनीति ने मुस्लिम नेतृत्व की कमी और सेक्युलर दलों के वादों की पोल खोल डाली। पार्टी लगातार कहती रही कि महागठबंधन मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझता है, प्रतिनिधित्व नहीं देता। सीमांचल में नाराजगी वोटों में भी तब्दील हो गई और एनडीए ने इसका भरपूर फायदा उठाया। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब 2025 में भी वही एआईएमआईएम फिर मैदान में लौटी। सेक्युलर खेमे की मुश्किलें दोगुनी कर दी। इस बार भी कई जगह एआईएमआईएम ने निर्णायक वोट काटे और मुकाबले को एक तरफा बना डाला। दिलचस्प बात यह रही कि चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी। पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव के घर तक जाकर अलायंस की मांग की थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। कांग्रेस और आरजेडी को डर था कि एआईएमआईएम के जुड़ने से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ेगा और बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन देखने को इसका उल्टा ही मिला। एआईएमआईएम को बाहर रखकर सेक्युलर दलों ने खुद अपने वोट काट लिए। एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा, महागठबंधन से पहले ही कहा था कि मत बटे, इसलिए साथ आ जाओ, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को फिर नजरअंदाज किया। उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस कहती है मोहब्बत की दुकान चल रही है, लेकिन 18% मुस्लिम आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में नाकाम है। तो बहरहाल अब यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से महागठबंधन की हार में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसी चीजें रही जिसे शुरुआत में महागठबंधन नजरअंदाज करता रहा। अब बात करते हैं ईवीएम को लेकर। सुनिए और सोचिए, जिस ईवीएम की रखवाली में पुलिस तैनात थी, वही पुलिस ही रात में गायब हो गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लोकतंत्र की सुरक्षा पर पहरा देने वाले 8 पुलिसकर्मी ड्यूटी से फरार मिले। अरे भाई, ये ईवीएम है कि कोई छोले भटूरे की दुकान की बंद करे और चले गए। ये वो मशीनें हैं जिन पर करोड़ों लोग अपना भरोसा दिखाते हैं और जिनकी निगरानी के लिए लाखों खर्च किए जाते हैं। लेकिन बिलासपुर में क्या हुआ? एएसपी शिव चौधरी ने रात में औचक निरीक्षण किया और दोनों जगहों पर ताले लटकते मिले। ना कोई गार्ड, ना कोई कांस्टेबल, सन्नाटा पसरा रहा। अब सवाल उठता है कि इतनी संवेदनशील ड्यूटी पर लापरवाही आखिर क्यों हुई? एसपी संदीप धवल ने साफ कहा कि ईवीएम की सुरक्षा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा भी जाए तो सही, पर जब पूरे देश में ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं तो ऐसे में सुरक्षा के नाम पर जवान ही गायब हो जाते हैं, तो फिर विश्वास किस पर करें? इतिहास गवाह है कि जहां भी ईवीएम से जुड़ा विवाद हुआ, वहां सबसे पहले उंगली सुरक्षा पर उठी और बिलासपुर सदर सीट, जहां पहले से चुनावी शिकायतें चल रही हैं, वहीं की मशीनों की रखवाली में ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत बड़े सवाल खड़े करती। ये सिर्फ चूक नहीं थी, अपमान है जनता के भरोसे का। 8 जवान लाइन हाजिर कर दिए गए हैं, विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल सिर्फ 8 लोगों का नहीं, सिस्टम के सोने का है। रात में ईवीएम बिना पहरे के, और ये खबर पढ़कर किसी भी नागरिक को परेशान होना चाहिए और हैरान भी होना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार के चुनावी नतीजों की। बिहार का चुनावी नतीजा इस बार वैसे ही आया जैसे किसी फिल्म का ट्विस्ट। देखने वाले दंग रह गए। आरजेडी को पूरे राज्य में सबसे ज्यादा करीब 23% वोट मिले, लेकिन जीत सिर्फ 25 सीटों पर हुई और इतना वोट लेकर भी वो हार गए। यही इस नतीजे की सबसे बड़ी कहानी है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर कैसे? जवाब साफ है, वोट तो बहुत मिले लेकिन बिखरे हुए। राजद जहां मजबूत दिखी, वहां थोड़ा ही फर्क रह गया और जहां वोट बढ़े, वहां जीत की लकीर पार नहीं हो पाई। उधर एनडीए ने पूरा गेम पलट डाला। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 और पूरा गठबंधन 202 सीट तक पहुंच गया। शायद इसकी उम्मीद खुद बीजेपी और एनडीए ने भी इस बार नहीं की होगी। वही एनडीए है जिसे कुछ महीनों पहले तक कमजोर भी माना जा रहा था, मगर चाल चलने का तरीका इनका थोड़ा अलग था। उन्होंने फालतू जगहों पर वोट नहीं फैलाया, जहां ताकत थी वहीं पूरा दम लगाया। अब देखिए, चिराग पासवान के एलजेपी का प्रदर्शन भी देखा जाए तो शानदार रहा। सिर्फ 4.9% वोट शेयर, लेकिन सीधे 19 सीटें जीत ली गई। वो छोटा वोट बड़ा असर, यानी फोकस सही था तो छोटा वोट बैंक भी चमत्कार कर गया। चिराग की पार्टी ने अपने प्रभाव वाले इलाके में पूरा ध्यान लगाया और उसका नतीजा साफ नजर आया। आरजेडी ने ज्यादा सीटों पर लड़ा, इसलिए वोट शेयर बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन जीत कम मिली, जबकि एनडीए ने चुनी हुई जगहों पर
चोट मारी, इसलिए सीटों की झड़ी लग गई। यही बाकी पार्टियों के लिए सीख भी है, चुनाव मैदान में भीड़ नहीं, रणनीति जीतती है। कांग्रेस के लिए भी बिहार का नतीजा एक करारा झटका साबित हुआ। 60 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 6 जीतना, ये किसी साख वाली राष्ट्रीय पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक नतीजा है। पार्टी का वोट शेयर भी गिरकर 8.7% पर आ गया, जबकि 2020 में ये 9.6% पर था। कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस बिहार की जमीन पर अपना पुराना जनाधार पूरी तरह खो चुकी है। दिल्ली में शनिवार को इस शर्मनाक हार पर कांग्रेस की पहली समीक्षा बैठक हुई। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। चर्चा में नेताओं ने हार के कारणों पर मंथन किया, संगठन की कमियां गिनाई और आगे की रणनीति पर सुझाव दिए। सूत्रों के अनुसार पार्टी खुद भी समझ नहीं पा रही कि इतनी बड़ी हार आखिर क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने सीधा हमला बोला, आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि पार्टी के पास सबूत हैं और 2 हफ्तों में देश के सामने इसे रखा जाएगा। दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या गड़बड़ी ने हराया कांग्रेस खुद अपनी राजनीति से भटक गई। अजय माकन ने कहा कि ऐसा स्ट्राइक रेट कांग्रेस को 1984 के बाद कभी नहीं मिला, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के मतदाता कांग्रेस से उम्मीद छोड़ते हुए नजर आए। ना तो चेहरा दमदार दिखा, ना स्थानीय जुड़ाव। ऐसे में सिर्फ गड़बड़ी कहना हार की सफाई नहीं बन सकती। बिहार का यह नतीजा साफ कहता है कि कांग्रेस को अभी भी आत्ममंथन नहीं, जमीनी स्तर पर नई शुरुआत करनी होगी, वरना आने वाले राज्यों में भी जनता यही सवाल पूछेगी कि कांग्रेस कहां है। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।